नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता और आपका मेरे चैनल अनकही कहानियां पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं सुरेंद्र मनन की एक कहानी भूख। बहुत ही सुंदर कहानी है, ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भूख। एक संवेदनशील और असफल चित्रकार था। ललित कला महाविद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त किए उसे 5 बरस हो चुके थे और वो घोर मुफलिसी में दिन गुजार रहा था। हालांकि शहर की प्रतिष्ठित कला दीर्घा में उसके चित्रों की एकल प्रदर्शनी हो चुकी थी, जिन्हें खूब सराहा भी गया था। फिर भी प्रशंसा के अलावा अभी तक उसके हाथ और कुछ नहीं लगा था। उसके साथी चित्रकारों के चित्र जहां राज्य स्तर की कला दीर्घाओं से लेकर राष्ट्रीय कला दीर्घाओं की दीवारों पर सुसज्जित थे और विदेशों में भी अच्छे दामों पर बिक रहे थे, वहीं उसके बनाए चित्र कमरे की परछत्ती पर खड़े पड़े हुए धूल चाट रहे थे। कला दीर्घाओं के मालिकों और एजेंटों की पार्टियों में जुटे चित्रकारों के बीच उसके बनाए चित्रों की चर्चा कभी कभार अब भी होती, लेकिन उसके हाथ हमेशा खाली ही रहे। दरअसल फितरत से ही कलाकार होने के नाते वह अपने हाथों को ब्रश पकड़ने के अलावा और कुछ सिखा ही नहीं पाया। धीरे धीरे स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि रंग और कैनवास खरीद पाना तो दूर, उसे खाने के भी लाले पड़ गए। सिगरेट और चाय का खर्च निकालकर वह दिन में अक्सर एक बार ही खाना खा पाता। कैनवास की बजाय अब वह साधारण शीट पर चित्र बनाने लगा और जब ये खरीद पाना भी मुश्किल हो गया तो रंग बिरंगे चाक लेकर अपने कमरे की दीवारों पर ही चित्र उकेरने लगा। कई बार तो ऐसा होता कि खाना खाते हुए पैसों का हिसाब लगाकर वो एक रोटी कम खाता ताकि पेंसिल या चाक खरीद सके। फिर उसके साथ एक अजीब सी बात हुई। अजीब तो नहीं कहना चाहिए, हाँ, ध्यान आकर्षित करने वाली बात ज़रूर थी। वो ये कि जब भी वह कोई चित्र बनाने की सोचता या जब भी कागज़ या दीवार पर पेंसिल या चाक से कुछ चित्रित करना चाहता, तो किसी न किसी रूप में रोटी का आकार बनने लगता। वो अपना हाथ रोक देता, चित्र दोबारा बनाना शुरू करता, लेकिन कुछ देर बाद पाता कि चित्र में रोटी का आधा अधूरा आकार फिर कहीं न कहीं से झांक रहा है। इसका कारण तो वो समझ सकता था, लेकिन उसका कलाकार मन इसे स्वीकार करने को इसलिए तैयार नहीं था क्योंकि उसे लगता था कि यह स्वीकृति दरअसल उसका समर्पण होगी। तब उसने ये जानने की कोशिश की कि ऐसा कब होता है, जब उसने दिन भर खाना न खाया हो और चित्र बना रहा हो तब, या जब पैसों का हिसाब लगा रहा हो कि खाना खाया जा सकता है या नहीं तब, या जब उसे खाने को रोटी मिल गई हो तब, या पेट भरा होने पर भी सोच रहा हो कि अगला खाना मिलेगा या नहीं तब। इस गुंजलक को सुलझाते हुए उसने पाया कि रोटी का आकार दरअसल उसके मस्तिष्क में समा चुका था। स्थिति कैसी भी हो, रोटी उसकी सोच का ज़रूरी हिस्सा बन चुकी थी। उसके कलाकार मन का स्वच्छंद पक्षी खुले आसमान में जब तरह तरह की उड़ानें भर रहा होता, तब भी उसके पंजों में रोटी फंसी होती। अपनी इसी हालत से उसे पहली बार डर लगा। क्या सचमुच उसका पतन हो रहा है? क्या भीतर के कलाकार को मरने से वह नहीं बचा पाएगा? अपनी बदहाली के सामने उसने अभी तक घुटने नहीं टेके थे, बल्कि जितना वह दरिद्र होता गया उतना ही जिद्दी और जुझारू भी। लेकिन अब उसे लग रहा था कि वही उसका साथ छोड़ रहा है, जिसे बचाने के लिए इतने सालों तक वह मार सहता रहा। बात यहीं तक नहीं रुकी। चित्रकार के इस डर में और इजाफा तब हुआ जब उसने पाया कि अब चित्र बनाते हुए ही नहीं, रोटी का आकार उसे हर कहीं हर जगह दिखाई देने लगा है। वो जिस तरफ भी देखता, जिस किसी चीज़ पर उसकी नज़र टिकती, वह रोटी का आकार लेने लगती। चित्रकार बेचैन हो उठा। उसने खुद को अजीब सी बेबसी और बेकसी की हालत में पाया, मानो उसके भीतर से कुछ अलग होकर उड़ रहा हो और वो उसे पकड़ने के लिए अपने बंधे हाथ पैरों से मुक्त होने को छटपटा रहा हो। ऐसी ही हालत में वो एक दिन बाजार से गुजर रहा था कि अचानक एक बेकरी के आगे ठिठक कर खड़ा हो गया। काउंटर के कोने में एक अधपकी पाव रोटी पड़ी थी, टेढ़ी मेढ़ी, एक तरफ से फूली, दूसरी तरफ से पिचकी, थोड़ी सी जली हुई। दुकानदार ने उसे बेकार समझकर एक तरफ रख दिया था। चित्रकार की नज़र उस पर गड़ी हुई थी। वो उसे ऐसी हथेली लग रही थी जिसकी उंगलियां कटी हुई हों।
देर तक वो वहीं खड़ा जाने क्या क्या सोचता रहा। दुकानदार ने जब उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए, तो वो कुछ नहीं बोला, बस टकटकी लगाए उस बेढंगी पाव रोटी को ही देखता रहा। उस रात वो सो नहीं पाया। अपने कमरे के फर्श पर पड़ा बेचैनी में देर तक वो करवटें बदलता रहा। फिर उठकर उसने परछत्ती पर पड़े अपने चित्रों को उतारा, उन्हें झाड़ पोंछकर दीवार के साथ टिका कर रख दिया और चौकड़ी लगाकर उनके सामने बैठ गया। एक एक करके उन्हें देखते हुए वह उन सब दृश्यों, घटनाओं, स्थितियों और विचारों को याद करने लगा जिनसे प्रेरित होकर उसने वे चित्र बनाए थे। वह फिर से उन आत्मीय और अंतरंग मनस्थितियों में डुबकियां लगाने लगा जिनमें उसके ब्रश से भिन्न भिन्न रंग कैनवास पर बिछल कर वह सब बयान करते थे जो अपनी कला के जरिए वो कहना चाहता था। चित्र, अभी तक वे सब भाव, वे विचार और वृत्तांत नहीं भूले थे, पर छत्ती से नीचे उतरकर वे अभी भी वही सब बोल रहे थे और चित्रकार बड़े ध्यान से उन्हें सुन रहा था। अचानक चित्रकार उठा। उसने सब चित्रों को इकट्ठा करके कमरे के बीचों बीच ढेर लगा दिया। कुछ ही देर बाद ढेर से धू-धू आग की लपटें उठ रही थी और एक कोने में खड़ा चित्रकार चुपचाप अपने चित्रों को ऐंठ-ऐंठ कर राख होते हुए देख रहा था। दूसरे दिन सुबह ही चित्रकार फिर उसी दुकान पर पहुंचा। दुकानदार ने उसने कहा कि वो उसके यहाँ नौकरी करना चाहता है। दुकानदार उसे पहचान तो गया, लेकिन ये नहीं समझ पाया कि आखिर वह नौकरी क्यों करना चाहता है। चित्रकार ने बताया कि वह उससे पाव रोटी और केक बनाने का काम सीखना चाहता है और बदले में वह दुकान के सारे काम करने को तैयार है, और ये भी कि उसे खाने के लिए सिर्फ रोटी चाहिए, वह उससे और कुछ नहीं मांगेगा। दुकानदार और भी चकरा गया। चित्रकार दुकान पर ग्राहकों को सामान देने के साथ साथ खमीर बनाने, लुगदी तैयार करने से लेकर भट्टी में पाव रोटियां पकाने और केक बनाने का काम सीखने लगा। सारा दिन वो चुपचाप एक से दूसरे काम में लगा रहता। खाने का समय होता तो दुकानदार जो कुछ भी खाने को देता उसे खाकर वो फिर से काम में जुट जाता। दुकानदार न सिर्फ उसके काम से खुश था, बल्कि कुछ दिन बाद चित्रकार के प्रति उसका रवैया भी बदल गया। वो उसके खाने पीने का ध्यान रखता और खुद ही उसे कुछ देर आराम कर लेने के लिए भी कह देता। चित्रकार जब पाव रोटियां बनाने के काम में दक्ष हो गया, तो एक दिन उसने दुकानदार से कहा कि वह कुछ नए किस्म की ब्रेड और केक बनाना चाहता है। दुकानदार को जिज्ञासा हुई। वो नहीं जानता था कि चित्रकार के मन में क्या चल रहा है, लेकिन चूंकि अब तक वो उसका विश्वास पात्र बन चुका था और उसने ये आश्वासन भी दिया था कि इस काम में उसका कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए कोई सवाल जवाब किए बिना उसने इजाज़त दे दी। चित्रकार दिन भर काम में लगा रहा। शाम को जब उसने अलग अलग किस्म के रूप और आकार की तैयार की गई ब्रेड और कुछ केक दुकानदार को दिखाए, तो वह बुरी तरह चौंक गया। उसे लगा कि चित्रकार सनक गया है। उसे ये भी अफसोस हुआ कि अपनी शराफत के चलते इतनी सामग्री खराब करवाकर उसने खामखा अपना नुकसान करवा लिया है। गुस्से में उसने चित्रकार को देखा, जो दाढ़ी खुजलाता हुआ ब्रेड और केक के विभिन्न रूपाकारों को खुद ही बड़े व्यंग से देख रहा था। इससे पहले कि दुकानदार कोई टिप्पणी करे, चित्रकार ने उसे एक और झटका दिया। उसने कहा कि दुकान का काम अब वही संभालेगा और कि उसे कुछ पैसे चाहिए जिससे वह दुकान का रेनोवेशन करना चाहता है। कुछ दिन की ठोका पीटी और रंग रोगन के बाद दुकान जब दोबारा खुली, तो बाजार भर में खलबली मच गई। हर कोई हैरान परेशान दिखाई दे रहा था। हर तरफ तरह तरह की बातें हो रही थीं। जिस किसी को भी खबर लगती, वो अपना काम छोड़कर दुकान की ओर चल पड़ता। दुकान के आगे लोगों की भीड़ हुमहुमा रही थी। पूरे बाजार में ऐसी दुकान सचमुच विलक्षण थी। उसका बाहरी हिस्सा दूर से ही ध्यान खींचता। रंग बिरंगी दीवार रोशनी में जगमगा रही थी, लेकिन जो चीज़ सबके आकर्षण का केंद्र थी, वह थी काउंटर की जगह पर इस सिरे से उस सिरे तक कांच का बना एक बड़ा शोकेस। इस शोकेस में एक कतार में टंगे हुकों से मानव शरीर के अलग अलग अंग लटक रहे थे। झूलती हुई एक बाजू, फैली उंगलियों वाला एक हाथ, लटकते हुए कान, नन्हे नन्हे पैर, बीच बीच में लटकी छोटी बड़ी उंगलियां और नीचे की स्लैब पर सजा कर रखी हुई तरह तरह की खोपड़ियां। चित्रकार ने इन सब चीज़ों को तैयार करने में पूरी कलाकारी दिखाई थी। खोपड़ियों में उसने बादाम, किशमिश भर दिए थे। हाथ की उंगलियों में नाखूनों की जगह पर चेरी चिपका दी थी। बाजू पर चॉकलेट का लेप कर दिया था
और पैरों पर सफ़ेद काले तिल चिपकाकर उन्हें सजाया हुआ था। दुकान के अंदर भी कांच की अलमारियों में मुंडियाँ कतार में रखी थीं। शेल्फों पर छोटी बड़ी बाहें पड़ी थीं और अन्य अंग इधर उधर लटके थे। दीवारों पर भी अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। एक चित्र में एक आदमी गले में नरमुंडों की माला पहने अट्टहास कर रहा था। दूसरे चित्र में एक आदमी जांघों पर चित्त पड़े आदमी का पेट फाड़ रहा था। एक चित्र में एक औरत रक्त से भरे कटोरे से अपने बाल धो रही थी, तो एक अन्य चित्र में एक आदमी दूसरे पर सवार होकर उसका सिर कुचल रहा था और आसपास घेरा बनाकर खड़ी भीड़ आह्लाद से तालियां पीट रही थी। समूची दुकान एक सजी संवरी कत्लगाह जैसी दिखाई दे रही थी। लोग भगवाए से इस नज़ारे को देख रहे थे। ना तो यह किसी कसाई की दुकान थी, ना ही कसाई की दुकान में ये सब चीज़ें हो सकती थीं। चित्रकार ने जब लोगों को बताया कि दरअसल ये चीज़ें ब्रेड और केक हैं, कुछ और नहीं, और इन्हें उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है, तो वे सकते में आ गए। इससे पहले कि वे कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करें, चित्रकार उन्हें डेमो देने लगा। शोकेस में पड़े एक हाथ को उसने ललचाई नज़रों से देखा। उसे उठाकर बड़े प्यार से उसकी उंगलियां सहलाई, फिर उन्हें मुंह में डालकर कचर कचर चबाने लगा। उसे चेहरे पर ऐसे भाव आए जैसे कि ऐसा स्वाद उसने पहले कभी न चखा हो। फिर शोकेस में से एक खोपड़ी उठाकर वह मज़े ले लेकर उसे चाटने लगा। एकाएक उसने उसमें दांत गड़ा दिए और एक टुकड़ा मुंह में भरकर बड़ी मस्ती से चुभलाने लगा। कुछ लोग ये दृश्य देखकर दहशत ज़दा हुए, कुछ घृणित नज़रों से उसे देखने लगे, कुछ उसे विकृत मानसिकता का घोषित करके लानतें भेजने लगे और कुछ क्रोध में आकर पैर पटकते हुए वहाँ से चल दिए। दुकानदार, जो सांस रोके ये सारा तमाशा देख रहा था, बड़ा पछताया कि क्यों चित्रकार की बातों में आकर उसने अपना इतना नुकसान करवा लिया। लेकिन चित्रकार आश्वस्त था। दूसरे दिन उसने समय पर दुकान खोली। दुकानदार को घोर आश्चर्य तब हुआ जब उसने देखा कि दुकान खुलते ही भीड़ वहां फिर जुटने लगी, बल्कि कई लोग तो दुकान खुलने का इंतजार कर रहे थे। ये भीड़ कल की भीड़ से अलग किस्म की थी। सबकी आंखें शोकेस में सजा कर रखी चीज़ों पर टिकी थीं और वे बड़ी उत्सुकता से हाथ, उंगलियां, बाजू, खोपड़ी के आकार के ब्रेड और केक देख रहे थे। उनके पैर स्थिर नहीं थे, बार बार जगह बदल रहे थे। अपनी आंखों को वहां से हटाने की कोशिश करने के बावजूद वे हटा नहीं पा रहे थे। उनके चेहरों पर न वितृष्णा का भाव था, न घृणा का, बल्कि इससे अलग अजीब सा मिला जुला भाव था, जिसमें कभी बर्बरता झलकने लगती तो कभी लिप्सा लपलपा उठती। जो पहला ग्राहक दुकान में घुसा, उसने थोड़ा खिसियाते और थोड़ा हंसते हुए चित्रकार को बताया कि वो कुछ ब्रेड और केक सिर्फ इसलिए खरीदना चाहता है ताकि पार्टी में अपने मित्रों को सरप्राइज दे सके। दूसरे ग्राहक ने भी सफाई सी देते हुए कहा कि अपनी शादी की सालगिरह पर वो अपनी पत्नी को एक ऐसी रोमांचकारी पार्टी देना चाहता है जिसे वो आने वाले कई दिनों तक याद करती रहे, इसलिए उसे खोपड़ी वाला केक चाहिए। तीसरा इन नए किस्म के केक का सिर्फ स्वाद चखना चाहता था। चौथा ग्राहक किसी दुविधा में नहीं था। उसने साफ कहा कि वो खुद विभिन्न तरह की ब्रेड्स का शौकीन है और चूंकि दिन में उसे कई बार भूख लगती है, इसलिए उंगलियों वाली ब्रेड का डिज़ाइन उसे खास तौर पर पसंद आया है। एक के बाद एक ग्राहक आने लगे और फिर दुकान पर भीड़ टूट पड़ी। आश्चर्यचकित दुकानदार व्यस्तता से इधर उधर भागता, खोपड़ियाँ, बाजू, हाथ, पैर लिफाफों में पैक कर करके देने लगा। चित्रकार चुपचाप एक कोने में खड़ा होकर उन ग्राहकों को देखता रहा जो सामान लेने के लिए ऐसे मारामारी कर रहे थे मानो सदियों से भूखे हों। पहले ही सप्ताह में हालत ये थी कि सुबह सामान तैयार होता और दोपहर तक शोकेस और कंटेनर खाली हो जाते। भारी मांग को देखते हुए दुकानदार ने कुछ और लड़के काम पर लगा दिए थे। दोपहर को तैयार किया गया सामान भी शाम होते होते निबट जाता, लेकिन राल टपकाते ग्राहकों की कतार खत्म नहीं होती। दुकानदार को पैसे गिनने से फुर्सत नहीं थी और एडवांस बुकिंग से उसकी डायरी के पन्ने भरते जा रहे थे। दुकानदार की नज़र में चित्रकार जैसे कोई फरिश्ता था जिसने उसके लिए सोने की खान खोल दी थी। उसकी बस एक ही चिंता थी, चित्रकार पिछले हफ्ते से ही गायब था। बहुत खोजने पर भी उसका कुछ अता पता नहीं चला था। कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।